नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र यादव। विजय कोचिंग के इस ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग संविधान की श्रृंखला में 2 पार्ट देख चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे तीसरा पार्ट और इस तीसरे पार्ट में संवैधानिक विकास को हम लोग देखेंगे। जैसे जो दूसरा भाग था उसमें हम लोगों ने 1773 के एक्ट के बारे में पूरा पढ़ा था और आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हुए 1773 के एक्ट से आगे बढ़ेंगे। तो जो 1773 का एक्ट था, 1773 के एक्ट से एक सवाल पूछा गया है कि ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ये किस समिति के सिफारिश पर पारित किया गया था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, यह गुप्त समिति, यह किस समिति के सिफारिश पर, गुप्त समिति के सिफारिश पर या सुझाव पर पारित किया गया था। और इस समिति को गठित किसने किया था? तो इस समिति को गठित किया था ब्रिटेन के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ थे कौन? ये ब्रिटिश पीएम थे और ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ ने गुप्त समिति का गठन किया था और गुप्त समिति के सुझाव के आधार पे ही इस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। और इस एक्ट में हमने आपको बताया था कि इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने और जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियाँ थे उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसको अधिकार दिया गया कि वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाएगी। और इसी एक्ट के द्वारा भारत में कलकत्ता में पहली बार एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाता है और इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं सर एलिजाह इम्पे। कौन बनाए जाते हैं? सर एलिजाह इम्पे। और अन्य न्यायाधीशों में थे चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड। लेकिन ये भारत में स्थापित अंतिम अपीली उच्च न्यायालय नहीं था। इसके विरुद्ध अपील की जाती थी ब्रिटेन में स्थित प्रिवी काउंसिल में, ब्रिटेन में स्थित प्रिवी काउंसिल में। और एक संस्था का भी स्थापना किया गया था जिसको नाम दिया गया था निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इतना पढ़ा था। आज यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे तो इसमें हम प्रथम एक्ट पढ़ेंगे आज 1781 का एक्ट, या इसी को बोलते हैं हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का एक्ट, या इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, इसको एक एक करके समझते हैं। पहले टॉपिक आज की हमारी क्या है? 1781 का एक्ट। 1781 का एक्ट, और इस एक्ट को कहा जाता है, इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। ये तो हो गया पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान क्या हुआ? दूसरा प्रावधान इसमें किया गया कि जो बंगाल है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए जो कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार बंगाल प्रेसिडेंसी को दे दिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी को दे दिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी को दे दिया गया, को दे दिया गया। अब यहाँ पर
बंगाल और बिहार उड़ीसा के लिए जो कानून बनाने का अधिकार था, एक तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिया गया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिया गया था, और दूसरा इसमें दिया गया किसके तहत, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। पहला दिया गया था 1773 के एक्ट द्वारा, दूसरा दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। और इसमें तीसरा प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर एवं उसकी परिषद को, गवर्नर एवं उसकी परिषद को, उसकी परिषद को उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त करने का मतलब क्या है, अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नर था और उसकी जो कार्यकारिणी परिषद थी, जो बंगाल का गवर्नर था और जो उसकी कार्यकारिणी परिषद थी, वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मतलब सुप्रीम कोर्ट उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य की समीक्षा नहीं कर सकती, उन पर सुनवाई नहीं कर सकती, उनको दंड नहीं दे सकती। तो इसी को क्या प्रावधान किया गया, इसमें प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है और उसकी जो कार्यकारिणी परिषद है, इन दोनों लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। ये जो तीन प्रावधान हैं, ये तीन प्रावधान किस किस एक्ट के तहत है, तो ये हमारे 1781 के एक्ट के तहत, और इस एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक बार और समझ लेते हैं। 1773 के एक्ट में जो कमियां रह गई थीं, उन कमियों को दूर करने के लिए यह एक्ट लाया गया। 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट लाया गया हमारा कौन सा, 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट। और कमियों को दूर करने के कारण से इसको क्या कहा गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत प्रावधान क्या हुए, इसमें प्रावधान हुआ कि जो बंगाल प्रांत था, बिहार प्रांत था और जो उड़ीसा प्रांत था, उसके लिए कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी को। कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी को। और इसमें जो तीसरा प्रावधान हुआ, तीसरा प्रावधान क्या था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था और जो उसकी कार्यकारिणी परिषद थी, इन दोनों लोगों को जो उच्चतम न्यायालय था कलकत्ता में स्थापित, उसकी अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद जो भी काम करेगी, उन कामों की जांच उच्चतम न्यायालय नहीं करेगी, उनके खिलाफ सुनवाई नहीं कर सकती है, उनको दंड नहीं दे सकती है। ये जो प्रावधान हुए थे, ये किस एक्ट के तहत होते हैं, ये किए जाते हैं 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये होते हैं 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब यहीं पर दो एक्ट हमको और थोड़ा सा समझना है, उसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस समझना है कि है क्या। आपने एक एक्ट सुना होगा, डंडाज एक्ट, एक है फॉक्स एक्ट, फॉक्स एक्ट, और दूसरा है डंडाज अधिनियम, डंडाज एक्ट। एक है फॉक्स एक्ट और दूसरा है डंडाज एक्ट। और ये दोनों लाए कब गए थे, ये लाए गए थे वर्ष 1783 में। ये दोनों एक्ट लाए गए थे 1783 में। कहानी क्या है, सवाल पूछा हुआ है, समझिएगा थोड़ा सा। 1781 के एक्ट के बाद जो एक्ट पारित किया गया था, उसके बाद ब्रिटेन में गठबंधन की सरकार आती है। ब्रिटेन में गठबंधन की सरकार आती है और उस गठबंधन की सरकार में दो लोगों की मिलीजुली सरकार बनती है। एक है लॉर्ड फॉक्स
और दूसरे हैं लॉर्ड नॉर्थ। दो लोगों की सरकार बनती है। 1783 में ब्रिटेन में गठबंधन की सरकार बनी। 1783 में ब्रिटेन में गठबंधन की सरकार बनी। गठबंधन की सरकार बनती है। और गठबंधन की जो सरकार बनी उसमें कौन कौन लोग शामिल थे कि सरकार बनी। और इस सरकार में शामिल कौन था? इस सरकार में दो लोग शामिल थे। एक थे लॉर्ड नॉर्थ, एक थे लॉर्ड नॉर्थ और दूसरे थे लॉर्ड फॉक्स। दूसरे कौन थे? लॉर्ड फॉक्स। और इन लोगों ने 1781 के एक्ट के बाद दो एक्ट लाया। एक एक्ट आया फॉक्स एक्ट और दूसरा एक्ट आया डंडाज अधिनियम। लेकिन संजोग ऐसा कि ये दोनों एक्ट या इन दोनों एक्टों को ब्रिटिश संसद ने पारित नहीं किया। ब्रिटिश संसद ने पारित नहीं किया। ब्रिटिश संसद ने पारित नहीं किया। और जब ब्रिटिश संसद ने पारित नहीं किया तो इन दोनों की जो गठबंधन की सरकार बनी थी, गठबंधन की सरकार गिर गई। गठबंधन की सरकार गिरी। गठबंधन की जो सरकार थी वह सरकार गिर गई। ठीक, गठबंधन की सरकार गिर गई। ये पूरे ब्रिटेन के इतिहास का एकमात्र मैटर है जब भारत के लिए कोई एक्ट पारित किया जा रहा था और ब्रिटेन की संसद ने इस एक्ट को पारित नहीं किया और ये एक्ट क्या हो गया, पारित नहीं किया गया, तो गठबंधन की सरकार क्या देना पड़ा? त्यागपत्र देना पड़ा। कौन कौन सा एक्ट था? एक है फॉक्स एक्ट और एक है डंडाज एक्ट। और ये दोनों लाए गए थे कब? 1783 में। और उस समय ब्रिटेन में गठबंधन की सरकार थी किसकी? लॉर्ड नॉर्थ की और लॉर्ड फॉक्स की। तो यहाँ से ये सवाल पूछे हुए हैं, थोड़ा सा आप इसको समझते रहिएगा। 1783 के एक्ट के बाद एक और एक्ट आता है। उस एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस एक्ट को हम लोग बोलते हैं पिट्स का इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं। 1784 में लॉर्ड पिट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं और वो भारत के लिए एक एक्ट पारित कराने की कोशिश करते हैं जिसका नाम क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट या लॉर्ड पिट का इंडिया एक्ट 1784। और पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ क्या था, थोड़ा सा उसको समझते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट में जो प्रावधान किया गया उसमें कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जिन भी क्षेत्रों को जीता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जिन भी क्षेत्रों को जीता है उन सभी क्षेत्रों पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार नहीं होगा, बल्कि उस पर अधिकार किसका होगा? ब्रिटेन के क्राउन का, चाहे वो सम्राट हो चाहे वो महारानी हो। तो प्रावधान इसमें कई सारे किए गए थे, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो एक्ट हमारा कौन सा है? 1784 का एक्ट, 1784 का एक्ट। और 1784 के एक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पिट्स का इंडिया एक्ट। पिट का इंडिया एक्ट, पिट का इंडिया एक्ट या ऐसे को क्या बोलते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। प्रावधान कौन कौन से थे देखते हैं। इसमें पहला प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जीते गए भारतीय क्षेत्रों पर अब
क्राउन का अधिकार होगा। अब क्राउन का अधिकार होगा, कहने का मतलब क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जिन भी क्षेत्रों को जीता था, जिन भी भारतीय क्षेत्रों को जीता था, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र से नहीं जाना जाएगा, बल्कि क्राउन के अधिकार क्षेत्र से जाना जाएगा। और ये जो क्राउन होता है, क्राउन का मतलब होता है ताज, क्राउन का मतलब होता है ताज। और ये ताज चाहे सम्राट पहने या महारानी पहने, चाहे सम्राट पहने या महारानी, तो क्राउन का मतलब सम्राट से भी है और क्राउन का मतलब महारानी से भी है। अगला पार्ट इसमें दूसरा प्रावधान किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी हैं, जो भारतीयों से उपहार लेते थे, वो नहीं ले सकेंगे। यहाँ पर उपहार का मतलब क्या है? उपहार का मतलब ये है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे, वो अपना भी व्यापार करते थे, कंपनी का भी व्यापार करते थे। भारत के लोग थे, भारत के व्यापारी थे, वो भी अपना व्यापार करते थे। तो भारत के लोग करते क्या थे कि ये अंग्रेज़ों से टैक्स बचाने के लिए अपने सामान को अंग्रेज़ों का सामान बता देते थे, अंग्रेज़ों को दे देते थे। और जब अंग्रेज़ उनको रास्ता पार करा देते थे, सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते थे, तो बदले में भारत के लोग अंग्रेज़ व्यापारियों को कुछ न कुछ पैसा दे देते थे। इसी को कहा गया है उपहार। और इस उपहार को लेने पर बैन लगा दिया गया, किस पर? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर। उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर। और अगला प्रावधान क्या हुआ? अगला प्रावधान इसमें ये किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में दो काम करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में दो कार्य करती थी, दो कार्य करती थी। कौन कौन से कार्य थे? एक काम था मुख्य इसका व्यापारिक कार्य। पहला प्रमुख कार्य इसका क्या था? व्यापारिक कार्य। और दूसरा ये काम करती थी प्रशासनिक, दूसरा काम करती थी प्रशासनिक, या इसी को नाम दिया गया राजनैतिक, राजनैतिक कार्य। तो दो काम करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन कौन सा? एक करती थी व्यापारिक और दूसरा करती थी राजनैतिक। तो जो 1784 का एक्ट पारित किया गया, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कार्य जारी रखेगी। इस एक्ट के द्वारा कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कार्य तो करेगी, व्यापारिक कार्य करेगी, लेकिन व्यापारिक कार्य करेगी, लेकिन जो प्रशासनिक कार्य हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से वापस ले लिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से वापस ले लिए गए, वापस ले लिए गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास केवल एक काम बचा, कौन सा? व्यापारिक कार्य। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास केवल एक काम बचा, कौन सा? व्यापारिक कार्य। और इसमें आगे क्या किया गया? जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से प्रशासनिक कार्य ले लिया गया, तो इसके बदले
इसको करने के लिए एक अलग से संस्था गठित की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को के हाथ से जब प्रशासनिक कार्य ले लिया गया तो इन प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए भारत में प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए भारत में प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए एक अलग से संस्था बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया? नियंत्रक मंडल। जिसका नाम क्या रखा गया? नियंत्रक मंडल का गठन किया गया। नियंत्रक मंडल का गठन किया गया। और ये जो नियंत्रक मंडल का नाम था उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसको क्या कहा जाता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जब प्रशासनिक कार्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस ले लिया गया तो फिर प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए एक अलग से ब्रिटेन की संसद ने एक संस्था बनाई और संस्था का नाम क्या रखा गया? नियंत्रक मंडल। और नियंत्रक मंडल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इसको थोड़ा सा एक बार और समझते हैं। जो 1784 का एक्ट था, इस एक्ट को पारित किसने करवाया या कौन लाया था? तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? लॉर्ड पिट। और लॉर्ड पिट के प्रयास से ये पारित हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पिट्स का इंडिया एक्ट या पिट इंडिया एक्ट। इसमें प्रावधान कौन कौन से थे? इसमें पहला प्रावधान ये किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन क्षेत्रों को जीता था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन क्षेत्रों को जीता था भारत में 1784 तक या उससे पहले का, उन सभी क्षेत्रों पर अब किसका अधिकार घोषित कर दिया गया? क्राउन या सम्राट का। दूसरा प्रावधान क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे वो भारतीय व्यापारियों से जो उपहार लेते थे या जो भारतीयों का जो माल था व्यापार का उसको पास करवाने का जो पैसा लेते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और जो तीसरा प्रावधान है, इसमें क्या कहा गया? इसमें प्रावधान ये किया गया कि जैसे 1784 के एक्ट से पहले की अगर बात की जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में दो काम करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में दो काम करती थी। कौन कौन से? एक काम था इसका व्यापारिक और दूसरा था प्रशासनिक। मतलब व्यापार भी करना है और भारत में शासन प्रशासन भी करती थी। लेकिन इस एक्ट के द्वारा ब्रिटेन की संसद ने क्या किया कि जो व्यापारिक काम था जिसके लिए कंपनी आई थी भारत में, वो तो उसके हाथ में रहने दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक काम करेगी, मतलब व्यापारिक कार्य कंपनी के हाथ में रहने दिया गया, लेकिन जो प्रशासनिक कार्य था वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से वापस ले लिए गए। जो प्रशासनिक काम थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से वापस ले लिए गए। और जब वापस ले लिए गए तो उसको राजनीतिक या प्रशासनिक कामों के लिए एक अलग से संस्था बनाई गई और उस अलग से संस्था का नाम क्या पड़ा? नियंत्रक मंडल। उस संस्था का नाम क्या पड़ा? नियंत्रक मंडल। तो 1773 के एक्ट के द्वारा एक संस्था बनाई गई निदेशक मंडल और 1784 के एक्ट के द्वारा एक संस्था बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया? नियंत्रक मंडल। और नियंत्रक मंडल कौन सा काम करती थी? राजनैतिक या प्रशासनिक कार्य। यहाँ पर हमने कई बार लिखा है EIC, और यहाँ पर EIC का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर EIC का मतलब क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हो गया हमारा 1784 का एक्ट। ये हमारा हो गया 1784 का एक्ट। और 1784 के एक्ट के बाद अब अगला एक्ट हमारा आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? 1813 का एक्ट। अगला एक्ट हमारा कौन सा है? 1813 का एक्ट। और जो 1813 का एक्ट है इसमें भी कई सारे विशेष काम होते हैं। इसमें भी कई सारे विशेष काम होते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में रहने और व्यापार करने के लिए 20 वर्षों का समय दिया गया।
ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में रहने और व्यापार करने के लिए 20 वर्षों का समय दिया गया। और भी प्रावधान है, जैसे भारत में पाश्चात्य शिक्षा या शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। भारतीय शिक्षा में भारत में विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। और भारत में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, मतलब अब कंपनी का व्यापार पर पूर्ण रूप से एकाधिकार नहीं रहेगा। देखते हैं 1813 के एक्ट में और कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। जैसे 1813 का एक्ट, 1813 का एक्ट, इस एक्ट में कौन कौन से प्रावधान हुए हैं। जैसे इसमें पहला प्रावधान किया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भारत में कोई दूसरी कंपनी व्यापार नहीं करेगी या भारत में कोई दूसरा व्यापार नहीं कर सकता था, तो उसको समाप्त किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। व्यापारिक एकाधिकार को, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और जब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया तो एक प्रावधान और किया गया कि भारत में लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की गई। भारत में व्यापार के लिए, भारत में व्यापार के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की गई। लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की गई। लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की गई। अब लाइसेंसिंग प्रणाली क्या है? लाइसेंसिंग प्रणाली में व्यापार करने के लिए पहले लाइसेंस लेना होता था, उसके बाद व्यापार कर सकते थे। व्यापार करने के लिए पहले लाइसेंस लेना होता था, उसके बाद व्यापार कर सकते थे। जैसे आज के समय में आपको कोई काम करना है, व्यापार करना है, कुछ भी नया मतलब धंधा अपना खोलना है, तो पहले आपको सरकार से क्या लेनी होती है? परमिशन और लाइसेंस, उसके बाद ही कर सकते हैं। तो वैसे ही कारण क्या है? कारण इसका नेपोलियन था। इसका कारण था नेपोलियन। जैसे नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था और आप मैप में देखेंगे, विश्व मैप में, तो फ्रांस के जस्ट उत्तर में इंग्लिश चैनल के ऊपर आपका यूनाइटेड किंगडम स्थित है, जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं। नेपोलियन ने धमकी दिया कि कोई भी यूरोपीय देश ब्रिटेन के साथ व्यापार नहीं करेगा, और अगर किया तो नेपोलियन उस देश को जीत करके फ्रांस में मिला लेगा। इस डर से कोई यूरोपीय कंट्री ब्रिटेन के किसी छोटे व्यापारी से व्यापार नहीं करता था। तब जाकर ब्रिटेन के निवासियों ने ब्रिटेन की संसद पर दबाव डाला, या वहाँ पर लोगों को दबाव डाला कि अगर हम अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं तो ब्रिटेन की सरकार अपने उपनिवेशों के साथ व्यापार करने का हमको अधिकार दे, और अगर हम व्यापार नहीं करेंगे तो हमारी आजीविका कैसे चलेगी। तब जाकर ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया, और व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के बाद लाइसेंस जारी किया कि जो ब्रिटेन के नागरिक ब्रिटेन की संसद से लाइसेंस लेकर भारत में व्यापार करना चाहते हैं वो व्यापार कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है कि भारत में कौन सी प्रणाली शुरू की गई? लाइसेंसिंग प्रणाली। अगला देखते हैं। एक प्रावधान और क्या किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में रहने और व्यापार करने, भारत में रहने और व्यापार करने
के लिए 20 वर्षों का समय दिया गया। 20 वर्षों का समय दिया गया। भारत में रहने और व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का समय दिया गया। ये समय सबसे पहले दिया गया था 1793 के एक्ट के द्वारा। तो 1793 के एक्ट में कोई विशेष प्रावधान है नहीं, सवाल वहाँ से पूछे नहीं जाते, इसलिए उसको नहीं बताया। 1813 के एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में रहने और व्यापार करने के लिए 20 वर्षों का समय दिया गया। मतलब कहा गया कि यदि 20 वर्षों में कंपनी का व्यापार व्यवहार ठीक ठाक रहा तो हम आगे विचार करेंगे। किसने कहा? ब्रिटेन की संसद ने कहा, ब्रिटिश संसद ने कहा कि अगर अगले 20 वर्षों में कंपनी का व्यापार व्यवहार ठीक ठाक रहा तो हम विचार करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में रहना है या भारत छोड़ना है। तो इसके लिए 20 वर्षों का प्रावधान किया गया। अगला प्रावधान क्या हुआ? अगला प्रावधान किया गया कि जो ईसाई मिशनरी हैं, मिशनरी का मतलब क्या होता है? मिशनरी का मतलब होता है धर्म का प्रचार करने वाला। मिशनरी का अर्थ होता है धर्म का प्रचार करने वाला। धर्म का प्रचार करने वाला। मिशनरी मतलब क्या होता है? धर्म का प्रचार करने वाला। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया? ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनुमति दी गई। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। प्रसार की अनुमति दी गई। ये भी सवाल पूछा गया है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति कब दी गई थी या किस एक्ट के द्वारा दी गई थी? तो हम क्या कह सकते हैं? 1813 के एक्ट के द्वारा। ये भी खूब सवाल पूछा हुआ है। और इसमें जो लास्ट प्रावधान है, इसमें कहा गया, जैसे मिशनरी का मतलब क्या होता है? मिशनरी का मतलब होता है, अगर केवल मिशनरी हो तो इसका मतलब होता है धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला। और आगे ईसाई लगा दिया तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला। हिंदू लगा दिया तो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला। इस्लाम लगा दिया तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला। इस तरीके से मिशनरी का मतलब केवल होता है धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला। और लास्ट प्रावधान इसमें क्या है? भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। और यहाँ से एक सवाल और पूछा जाता है कि यहाँ पर जो भारत में शिक्षा का विकास होगा वो कौन सी शिक्षा होगी? भारत में जो शिक्षा का विकास होगा वो कौन सी शिक्षा होगी? तो यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा के विकास की बात की गई। यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा के विकास की बात की गई। और यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा का मतलब है पश्चिमी। यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा का मतलब है पश्चिमी शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा। पश्चिमी शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा। और भारत में पाश्चात्य शिक्षा का अगर जनक पूछा जाए
तो ये कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को, ये कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा के संबंध में, लॉर्ड मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा के संबंध में एक सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत का नाम क्या है? निस्यंदन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम क्या है? निस्यंदन का सिद्धांत, या इसी निस्यंदन के सिद्धांत को टपकन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? टपकन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। लॉर्ड मैकाले का कहना था कि हम लोग भारत में शासन प्रशासन व्यापार कर रहे हैं, तो हम लोग ब्रिटेन के आए हुए हैं, हम लोग ना तो भारतीयों की भाषा को समझते हैं, ना तो भारत के लोग हमारी भाषा को समझते हैं। तो हमको पहले भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास करना होगा, ताकि इससे एक ऐसा वर्ग तैयार होगा, ऐसा वर्ग तैयार होगा जो मीडिएटर का काम करेगा। वो हमारी बात को भारतीयों से कहेगा, भारतीयों की बात को हमसे कहेगा। और इसको मैकाले ने कहा कि हम एक काला अंग्रेज पैदा करना चाह रहे हैं, जो शरीर से तो भारतीय हो लेकिन मस्तिष्क से क्या हो? अंग्रेज हो। शरीर से भारतीय हो लेकिन मस्तिष्क से अंग्रेज हो, उसको अंग्रेजी भी आती हो, हिंदी भी आती हो, तो वो हमारी बात को समझे और भारतीयों से हमारी बात को कहे। तो उसके लिए भारत में पाश्चात्य शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया 1813 के एक्ट के द्वारा। और यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले। पाश्चात्य शिक्षा का जनक कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को। और लॉर्ड मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा के विकास के लिए एक सिद्धांत दिया, जिसका नाम क्या है? निस्यंदन का सिद्धांत। अब निस्यंदन का सिद्धांत क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे इसका लॉर्ड मैकाले का कहने का मतलब ये था कि अगर हम भारत में उच्च वर्ग के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा देंगे, तो उनके जो बच्चे अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करेंगे, बोलेंगे, तो उनको देख देख करके जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग है, वो भी अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करने का प्रयास करेगा। मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा है या पाश्चात्य शिक्षा है, ये उच्च वर्ग से छन छन करके वो नीचे मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंचेगी। तो इसको इन्होंने कौन सा सिद्धांत कहा? निस्यंदन का सिद्धांत या टपकन का सिद्धांत। तो ये तो संबंधित है पाश्चात्य शिक्षा से। आज हम लोगों ने 3 एक्ट देखा, कौन कौन सा? 1781 का, 1784 का और 1813 का। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे PDF को प्राप्त करने के लिए, वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, विजय कोचिंग सेंटर। और मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।